दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम देखेंगे विज्ञान का अगला चैप्टर जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। दोस्तों इसमें हम इस चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के उसको प्लेलिस्ट में देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न को। देखिए पहला प्रश्न कहता है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं। दोस्तों कहता है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिना, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है और इसी को दृष्टिपटल भी कहा जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा रेटिना या दृष्टिपटल। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न को। दूसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि तारे हैं वो किस सिद्धांत पर टिमटिमाते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अपवर्तन के सिद्धांत पर, यानी कि तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न को। देखिए तीसरा प्रश्न कहता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, यानी कि मानव नेत्र की जो फोकस दूरी है वो अधिक हो जाती है तो नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा दूरदृष्टि दोष। क्या हो जाएगा दूरदृष्टि दोष, यानी कि जब मानव नेत्र की फोकस दूरी अधिक हो जाती है तो उसको निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती है और जब निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती है तो उसमें हम लोग कहते हैं कि दूरदृष्टि दोष हुआ है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए चौथा प्रश्न ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि नेत्र में यानी कि आँख में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति कैसी होती है यही आपको बताना है। तो देखिए मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से छोटा होता है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए पांचवा प्रश्न कहता है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है, यानी कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट यानी कि साफ साफ नहीं देख पाता है तो उस नेत्र में क्या होता है। तो देखिए निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देखेगा तो उसमें दूर दृष्टि दोष होगा और जो दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है उसमें क्या होता है निकट दृष्टि दोष होता है। तो इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए छठा प्रश्न कहता है श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग यानी कि जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह, यानी कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो किस रंग का विचलन अधिक होता है। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा बैगनी, यानी कि बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और सबसे कम विचलन किसका होता है लाल रंग का। तो इसको आप लोग याद रखिए। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं सातवां प्रश्न को। सातवां प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं, यानी कि कहता है कि अपने लेंस की फोकस दूरी बदलकर दूर या निकट स्थित वस्तुओं को साफ साफ देखने की जो क्षमता होता है यानी कि जो गुण होता है उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसको कहा जाता है समंजन क्षमता, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। समंजन क्षमता के कारण यह संभव हो पाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए आठवां प्रश्न कहता है कि जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। दोस्तों जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार के लिए
किस लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी कि किस प्रकार के लेंस से जरा दूरदर्शिता को दूर किया जाता है। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, बाइफोकल हो जाएगा। बाइफोकल लेंस के द्वारा जरा दूरदर्शिता को दूर किया जाता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 9वां प्रश्न को। देखिए कहता है एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट एवं दूर बिंदु क्रमशः, यानी कि कहता है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु यानी कि वह कितना न्यूनतम निकट स्थित वस्तु को देख पाता है और कितना दूर स्थित वस्तु को देख पाता है। तो देखिए निकट स्थित वस्तु यानी कि निकट दूरी जो है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर है, और दूर बिंदु कितना है, अनंत है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, यानी कि दूर हम लोग अनंत तक देख पाते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए 10वां प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। यानी कि जो विभिन्न दूरी पर वस्तु स्थित होता है और उसको प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए जो लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है वो किसके द्वारा होती है। तो दोस्तों यह सिलियरी पेशियों के द्वारा होती है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और इस क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि फोकस दूरी परिवर्तित करने की क्षमता को हम लोग समंजन क्षमता के नाम से जानते हैं। इसको हम पहले आपको बता चुके हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए 11वां प्रश्न कहता है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। दोस्तों कहता है कि जो नेत्र यानी कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में कौन सा दोष होता है। तो अभी आपको बताए थे कि दूर की वस्तु को अगर साफ साफ नहीं देख पाता है तो उसमें होता है निकट दृष्टि दोष, यानी कि ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए 12वां प्रश्न कहता है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। दोस्तों कहता है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा निकट दृष्टि दोष में। दोस्तों निकट दृष्टि दोष में जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो रेटिना के आगे बनता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 13वां प्रश्न को। देखिए कहता है नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, यानी कि जब नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है तो उस नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जरा दृष्टि दोष, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन को हम इसी वीडियो में बता चुके हैं। तो जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट कर दीजिए। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए 14वां प्रश्न कहता है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, यानी कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो हमारा उत्तर होगा काला, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए 15वां प्रश्न कहता है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है, यानी कि जो श्वेत प्रकाश होता है वो कितने रंग के प्रकाश से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों हमारा उत्तर होगा 7 रंग। दोस्तों जब हम लोग श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और दोस्तों इस घटना को क्या कहते हैं, तो इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए 16वां प्रश्न कहता है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, यानी कि दृश्य प्रकाश यानी कि जिस प्रकाश को हम लोग देख पाते हैं तो उस प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर होगा लाल रंग का, यानी कि लाल रंग का सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, बैगनी रंग का, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अगर यहाँ पर आपको रहेगा कि किसका न्यूनतम होता है तो बैगनी सही होगा, और यहाँ पर क्या है अधिकतम, तो यहाँ पर लाल सही होगा। तो हमारा उत्तर इस प्रश्न में क्या है, ऑप्शन बी है।
चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए 17वां प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। दोस्तों इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है, तो हमारा उत्तर होगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता उसमें होता है दूरदृष्टि दोष, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए 19वां प्रश्न कहता है किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है। दोस्तों कहता है किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है टिंडल प्रभाव, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, टिंडल प्रभाव। चलिए उसके बाद देखते हैं 20वां प्रश्न को। देखिए कहता है सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु। दोस्तों यहाँ पर कौन होगा, यहाँ पर क्या होगा, सामान्य मानव नेत्र के दूरबिंदु कौन सा है, तो दूरबिंदु होता है अनंत पर, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए 21वां प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। दोस्तों निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है, तो उसमें होता है अवतल लेंस, यानी कि ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, अवतल लेंस। चलिए उसके बाद देखते हैं 22वां प्रश्न को। देखिए कहता है मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, यानी कि मानव का जो नेत्र है उसमें कौन सा लेंस उपस्थित रहता है, तो दोस्तों हमारा उत्तर होगा उत्तल लेंस, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है, उत्तल। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए 23वां प्रश्न कहता है निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि किस दृष्टि दोष में जो मानव नेत्र का जो क्रिस्टलीय लेंस होता है वो धुंधला या अपारदर्शी, यानी कि उसमें से कुछ धीमा धीमा प्रकाश आता है, उसको अपारदर्शी कहा जाता है, यानी कि बहुत कम मात्रा में प्रकाश आता है, यानी कि बहुत कम दिखलाई पड़ता है। तो दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है मोतियाबिंद, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों मोतियाबिंद जो रोग है वो बूढ़े बुजुर्ग में ज़्यादा देखने को मिलता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए 24वां प्रश्न कहता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो हमारा उत्तर होगा प्रिज्म का, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं 25वां क्वेश्चन को। देखिए 25वां प्रश्न कहता है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है, यानी कि किस रंग का जो विचलन होता है यानी कि झुकाव होता है वो कम होता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लाल रंग, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद देखिए 26वां प्रश्न। देखिए 26वां प्रश्न कहता है कि दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों दीर्घ दृष्टि यानी कि दूरदृष्टि दोष होता है उसका निवारण यानी कि इसका इलाज के लिए यानी कि कौन सा लेंस हम लोग प्रयोग करेंगे, तो दूरदृष्टि यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष है वो दूर हो जाता है। तो दोस्तों दीर्घ दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, निकट के लिए अवतल। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए 27वां प्रश्न कहता है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। दोस्तों प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा वर्ण विक्षेपण, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों जब प्रिज्म से कोई श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और इसी को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं 28वां प्रश्न को। देखिए 28वां प्रश्न कहता है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। दोस्तों प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो हमारा उत्तर होगा बैगनी और सबसे ज़्यादा तो लाल रंग।
चलिए उसके बाद देखते हैं 29वां प्रश्न को। देखिए 29वां प्रश्न कहता है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। दोस्तों आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए उसके बाद देखते हैं 30वां प्रश्न को। देखिए कहता है कि आँख व्यवहार होता है। तो दोस्तों आँख में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। तो आँख व्यवहार किस तरह से होता है? तो उत्तल लेंस की तरह होता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं 31वां प्रश्न को। देखिए कहता है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? दोस्तों एक साधारण प्रिज्म यानी कि जो सिंपल प्रिज्म होता है वो त्रिभुजाकार होता है, यानी कि इस तरह से एक प्रिज्म होता है। तो वह कितने सतहों से घिरा होता है? तो वह 5 सतहों से घिरा होता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 सतह से। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 32 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। दोस्तों कहता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? यानी कि जब प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह दूरदृष्टि दोष से पीड़ित होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा, यानी कि इसको निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखता है। चलिए उसके बाद देखते हैं 33वां प्रश्न को। देखिए 33वां प्रश्न कहता है कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कण के निलंबन को कहा जाता है। दोस्तों किसी माध्यम में छोटे छोटे कण को निलंबन को कहा जाता है तो इसको कोलाइड कहा जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए कोलाइड का उदाहरण आप लेंगे तो जैसे दूध हो गया, उसके बाद शरबत हो गया, ये सब किसका उदाहरण है? तो कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 34वां सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, यानी कि जो मानव नेत्र में जो नेत्र गोलक होता है उसका व्यास कितना होता है, यही आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 2.3 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 35वां सवाल को। देखिए 35वां सवाल देखिए कहता है कि विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? दोस्तों विद्युत सिग्नल, मानव नेत्र में विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो हमारा उत्तर होगा प्रकाश सुग्राही, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद देखिए 36वां सवाल कहता है कि सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? यानी कि मानव नेत्र में जो विद्युत का सिग्नल उत्पन्न होता है उसकी व्याख्या कहाँ होती है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों इसका PDF हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए।